हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी व्यूअर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की एक ब्यूटीफुल सी एक लवली डबली वाली नाइट कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। और इस बार की जो नाइट थी ना, भले ही थोड़ा बहुत पेनफुल थी वीवू जान के लिए, लेकिन उसने ये नाइट बहुत ज़्यादा एंजॉय की थी क्योंकि इस बार जो भी हुआ था ना, उनकी मर्जी के साथ हुआ था, उनके पूरे सेंस में हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वो लोग उसके हर एक पल को ना एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ मॉर्निंग हो जाती है और जैसा कि विंग ने पहले ही सोच लिया था, शायद वो नेक्स्ट मॉर्निंग बेड में से उठ भी नहीं पाएगा, तो सेम थिंग्स आज हो चुकी थी। और विंग इतना टायर्ड फील कर रहा था ना कि वो बेड से उठने के लायक ही नहीं था। इवन वो उठना भी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कम से कम 2 दिन तो उसको बेड में से कोई उठाए ही ना। वो फुल्ली रेस्ट करना चाहता था, लेकिन वो लैंड सेक्ट में था, जिसकी वजह से ये सब कुछ उसे अलाउड नहीं था। यानी कि भले ही वो थोड़ा लेट उठ सकता था, लेकिन उठना उसे ज़रूरी था। दूसरी तरफ हांग वनजुन, जो कि एज नॉर्मल अपने नॉर्मल रूटीन की तरह ही वो उठते हैं सुबह 5 बजे, मॉर्निंग रूटीन करते हैं, मेडिटेशन और उनका जो भी मॉर्निंग का वॉक होता है वो कर लेते हैं। और दूसरी तरफ विंग, जो कि अभी कम से कम 8 बज चुके थे सुबह के, लेकिन वो अभी तक उठा नहीं था। और वांग जी उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं उठा था। अब तो जैसे ये विंग का रूटीन बनने वाला था कि वो कभी भी टाइम पे नहीं उठेगा, क्योंकि लैंड सेक्ट का रूल तोड़ना या लैंड सेक्ट के रूल्स के अगेंस्ट जाना तो विंग की एक हैबिट थी, एक आदत थी, एक हॉबी थी, तो उसे वो कैसे छोड़ सकता था। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वो तो मन ही मन में ये भी सोच चुका था कि अब वो लैंडली के साथ मिलके ना क्लाउड रिसोर्सेस को एक चेयरफुल लैंड सेक्ट बना के रहेगा, एक चेयरफुल सेक्ट बनाएगा जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगा, बहुत ज़्यादा लोग इन्जॉय करेंगे। यहाँ पे हर किसी का मुंह जो उतरा रहता था, हमेशा सीधी पीठ एकदम डिसिप्लिन के साथ रहते थे ना, वो बंदे भी थोड़ा बहुत मतलब इन्जॉय करना सीख जाए। और वो मेनली चाहते थे कि वो लैन चिरेन को इतना परेशान करे कि जिसकी कोई हद ही ना हो। अब वांग जी की 1000 कोशिशों के बाद फाइनली विंग उठता है और फिर वो भी अपनी मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट कर देता है। उसके पास सिर्फ 1.5 आवर्स ही थे जब उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन विंग सोच चुका था कि वो आज अपनी क्लास में लेट से जाएगा, क्योंकि उसे लैंड रूल्स ब्रेक करने थे और लैंड चिरेन को परेशान करना था। कुछ ही देर के बाद अपना मॉर्निंग रूटीन फिनिश करने के बाद वो पहुंच जाता है अपने क्लासरूम में, जहाँ पे लैंड चिरेन बड़ी बड़ी आंखों से, गुस्से भरी आंखों से विंग का वेट कर रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिनट अपने क्लास के लिए लेट था। जैसे ही रूम के अंदर वीवू जान की एंट्री होती है तो लैंड चिरेन उस पर भड़क जाता है और बोलता है, क्या तुमने आज से ही अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया? तुम्हें तो वैसे ही रखना चाहिए था जैसे हम पहले रखते थे जब तुम यहाँ पे स्टूडेंट बन के आए थे। तो कम से कम तुम थोड़ा बहुत तो डिसिप्लिन यहाँ पर मतलब फॉलो करते थे। विंग बोलता है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। लेकिन मनी मन वो बोल रहा था, इसकी तो आदत डाल दो, अब तो ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ लैंड चिरेन भी अपने माइंड में बोल रहा था, इसकी तो मुझे आदत हो जानी चाहिए अब, क्योंकि दो लोग ऐसे मेरे सेक्ट में आ गए हैं जो कि सेक्ट को अब सेक्ट नहीं, पता नहीं क्या ही बना देंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे अब धीरे धीरे इन चीज़ों की आदत बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को समझाना मेरे बस की तो बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस डांट सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये लोग उस डांट को कितना सुनेंगे। जेओजुन को एक इम्पॉर्टेंट वर्क था, इसकी वजह से जेओजुन आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जो कि वो स्पेशली विंग की क्लास को ज्वाइन किया करते थे। लेकिन आज उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम था उनका, वो होने की वजह से जेओजुन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। और अब जैसे ही उन लोगों की क्लास एंड होती है तो वीवूजान और लैनली मिलके अब प्लानिंग करने लगते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आने वाले थे। कुछ टाइम के लिए हुआ था, दोनों में सीरियसनेस आई थी, लेकिन वो लाइफ टाइम तो ऐसा कभी नहीं रह सकते थे। इसलिए अब वो लोग प्लानिंग करने लगे थे कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। उन लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग की और नेक्स्ट डे से उनको फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ वक्त बीतते गया। अब लगभग 3 साल निकल चुके थे और इन 3 सालों में सभी लोगों की लाइफ एकदम चेंज हो चुकी थी।
हर कोई वहाँ पे मतलब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ हैप्पी मोमेंट्स आ चुके थे, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हो चुका था जिसकी वजह से अब हर कोई मुस्कुराने लगा था। हर किसी कोई अपनी लाइफ में एक मोटिव था उनके पास कि हाँ, हमें लाइफ इस तरीके से जीनी है। लेकिन चेंज नहीं हुआ था, तो वो सिर्फ विभूजान और लैन की जो शरारतें थी ना, वो चेंज नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लैन चिरन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और वो अक्सर जेओजुन और लान वांगजी दोनों से ही कंप्लेन किया करते थे कि तुम दोनों मिलके उन दोनों को कंट्रोल किया करो। वो बात अलग थी कि उन दोनों के कंट्रोल में भी कुछ नहीं था। विंग और लैनली को बहुत ज़्यादा वहाँ पे पनिशमेंट भी मिलती थी, स्पेशली वो जो रूल वॉल्स थी ना, उसके आगे अपने नीज डाउन यानी कि घुटनों में बैठे रहने की बहुत सज़ा मिलती थी। बहुत टाइम तक उन्हें ये सज़ा मिली थी, न जाने कितने दिन उन्हें ये सज़ा मिली थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये मंजूर ही नहीं था कि वो अपने बिहेवियर में चेंज दे के आए और अपनी शैतानियाँ थोड़ी कम कर दे। इसी के साथ अब लैन वांगजी और लैन सिचेन दोनों ही अब सेक्ट की चीज़ों को देखने लगे थे। सेक्ट की जो कार्यभार थे उन्हें संभालने लगे थे और लैनली और विंग दोनों ही मिलके अब क्लासेस लिया करते थे म्यूज़िक और स्वैरमैनशिप की, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे। और विंग की जो गोल्डन कोर थी, जो थोड़ा बहुत रिकवर हो रही थी, अब वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी और अब विंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन चुका था, यानी कि जैसा वो पहले था वैसा ही वो अब बन चुका था, जिसकी वजह से वांग जी को रिलीफ फील होता था कि अब उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंग भी उनको मतलब हेल्प कर सकता है टीचिंग में स्टूडेंट्स को कि कैसे स्वैरमैनशिप करनी है और कैसे म्यूज़िक भी वो बहुत अच्छे से सिखाता था। इसी के साथ साथ वो आर्चरी, घुड़सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग, ये सभी चीज़ें उनको सिखाया करता था। दूसरी तरफ लैनली जो कि म्यूज़िक में भी मास्टर्स हासिल अब कर चुकी थी, यानी कि अब वो पूरी तरीके से एक सक्षम कल्टिवेटर बन चुकी थी। इसी के साथ उसको भी सेक्ट के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई थी, यानी कि अब जो टीचिंग का कार्यभार था ना, वो सारा के सारा विंग और लैनली के ऊपर डाल दिया गया था, यानी कि वो दोनों ही अब टीचिंग को मतलब अगर उन लोगों के बीच में मतलब डेज एक दूसरे को बांट दिए गए थे कि इतने दिन ये स्वैरमैनशिप सिखाएगा तो इतने दिन ये सिखाएगा, और मतलब वो दोनों आपस में मैनेज कर चुके थे कि कितने दिन कौन क्या करेगा। इसी के साथ विवोजान और लैनली दोनों मिलके लैन जिंगी को इतना बिगाड़ देते हैं, इतना शैतान बना देते हैं कि अब तो वो भी लैन चिरेन के मतलब नाक में दम किए रहता है। वो तो चाहते थे कि लैन सुजोई को भी वैसा ही बनाते, लेकिन लैन सुजोई आखिरकार था तो वो लान वांगजी का ही बेटा, तो उसके नक्शे का दम पे चलना तो उसकी स्पेशलिटी थी, तो वो उसको नहीं छोड़ सकता था। इसलिए मतलब विवुजान उसको हमेशा ताना दिया करता था, आखिर तुम हो तो लान वांगजी की ही बेटी ना, कैसे बनोगे तुम मेरे जैसे, नहीं बन सकते हो। लेकिन वो लैन जिंगी को ना जम के बिगाड़ते हैं, जम के स्पॉइल करते हैं, मतलब वो उसको अभी से आशिक टाइप का बनाना भी स्टार्ट कर देता है, फ्लर्टिंग सिखा देता है। भले ही वो अभी सिर्फ 4-4.5 साल का बच्चा था, 4 साल का बच्चा था, लेकिन वो जो है ना मतलब इन चीज़ों में भी अभी से इंटरेस्ट रखने लगा था। और जैसे ही काम करने की बारी आती थी ना, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। और वो बात अलग है कि क्लास में उससे कभी पिटाई ना पड़े, कभी कोई पनिशमेंट ना मिले, इसकी वजह से लैनली उसका होमवर्क किया करती थी, लेकिन वो खुद से कभी नहीं करता था। इतना स्पॉइल वो दोनों मिलके लैन जिंगू को कर चुके थे। दूसरी तरफ सिजोई था जो कि बहुत ज़्यादा सिंसियर था, भले वो अभी सिर्फ 3.5 साल का था, और जब वो 3 साल का हुआ था तभी से उसकी शिक्षा जो थी वो स्टार्ट हुई थी, और वो 6 महीने में ही उसने अपने बहुत अच्छे जो लक्षण थे वो दिखाए थे, जिसकी वजह से हर कोई कहता था कि ये आगे चल के ना हांग वनजुन की तरह ही बनेगा। और लैन जिंगी को देख के तो हर कोई कहता था ये विवुजान की ही तरह बनेगा, और ये उसी की संगत में रहता है तो वैसा ही बनेगा। और जिन सेक्ट की बात करें तो वहाँ भी जेन यांगली और जिन युशन दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे बढ़ा दिया था, और इसी के साथ उनका एक बेबी भी हो चुका था जो कि अभी सिर्फ 1 महीने का था। उसका बर्थ नेम था जिनलिन, और उसका कर्टिसी नेम जो था ना वो था जिन रोलान, जो कि विवुजान ने ही उसको दिया था। जेन सेक्ट में भी बहुत कुछ बदल चुका था, वहाँ पे भी जेन चेंग की शादी हो चुकी थी, और वो किसी और से नहीं
वैन किंग से हुई थी। स्टार्टिंग टर्म्स में जब वैन किंग को जेन चेंग ने प्रपोज किया था तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती थी जेन चेंग को देख के और हमेशा अपने निडल्स दिखा दिखा के उसे डराती रहती थी। और जब उसकी शादी हो गई थी ना, उसके बाद भी मतलब अगर जेन चेंग कभी कोई उसकी बात नहीं मानता था तो भी वो अपने निडल्स दिखा दिखा के उसे डराती थी। लेकिन अभी के टाइम में उनकी भी एक छोटी सी बेबी थी जो कि 3 महीने की थी और उसका नाम उन दोनों ने मिक्स करके, अपना नाम और वैन किंग दोनों का ही नाम मिक्स करके रखा था, जेन वैन, यानी कि दोनों के ही सरनेम्स लिए हुए थे जो कि उन दोनों ने ही डिसाइड किया था और शॉर्ट नेम उसका वैन बोला जाता था। और जेन चेंग हमेशा उसको सिर्फ डॉल ही बोला करता था क्योंकि वो एक डॉल की तरह ही क्यूट थी। नियर सेक्ट में भी नियर हिसांग की शादी हो चुकी थी जो कि वैन निंग के साथ हुई थी। स्टार्टिंग में तो वैन निंग के साथ शादी को लेके सभी लोग मतलब बहुत ज़्यादा डिसएग्री करते हैं क्योंकि वो एक टाइम के लिए हर कोई उसको मान चुके थे, यानी कि भूतों का सेनापति उसको मान चुके थे, तो इसकी वजह से कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन लास्टली विवुजान सबको समझाता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है, तो उसे भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल इंसानों की तरह जिए। और इसी के साथ साथ टाइम बीतते रहता है तो नियो हिसांग को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है और वो उससे शादी करने का प्रपोज़ल देता है। तो फाइनली हर कोई मान जाता है और उन लोगों की शादी को अभी सिर्फ 6 मंथ हुए थे और वैन निंग जो है ना वो भी अभी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट था। लास्टली फिर से आते हैं लेंस एक्ट में। लेंस एक्ट में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सब कुछ बदल ही चुका था, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे कुछ बदला था और वो था जेवुजुन का रिश्ता, यानी कि फाइनली जेवुजुन की भी शादी हो चुकी थी। और वो जो शादी हुई थी ना वो किसी और के साथ नहीं, लैन ली के साथ हुई थी। यहाँ पर भी इन दोनों की शादी को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग डिसएग्री कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई मतलब जानता था कि जेवुजुन कभी भी फादर नहीं बन सकते और सेकेंडली हर कोई ये भी जानता था कि लैनली की शादी एक बार हंगवनजुन से हो चुकी है, तो क्या उसकी दोबारा शादी उसी के भाई से कराना ये सही बात है। यहाँ पे भी विवुजान और लानजान दोनों ही हर किसी को समझाते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ लाइफ टाइम दे सकते हैं, तो इसमें क्या गलत है। एक दो इंसान जो अपनी लाइफ अकेले अकेले जी रहे हैं, अगर वो दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, वो दोनों एक दूसरे को अपनी खुशी बना ले, तो इसमें क्या ही गलत है। विंग ने किसी को ये बात बताई तो नहीं थी, लेकिन वो नोटिस कर चुका था कि जिसकी बात लैनली ने उससे की थी, जिसके मतलब जो इंसान को वो अपनी लाइफ में चाहती थी वो कोई और नहीं जेवुजुन ही थे। वो बचपन से ही उन्हें पसंद करती थी और कहीं ना कहीं अब यानी कि जब वांगजी और लेडी लैन दोनों की शादी ब्रेक हुई थी, टूटी थी, तो उसके बाद जेवुजुन का भी जो अट्रैक्शन था ना लैनली की तरफ वो बढ़ने लगा था। वो दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे और एक दिन विवुजान लैनली से पूछ ही लेता है कि क्या वो जेवुजुन ही है जिसे वो पसंद करती है। विंग ने ये क्वेश्चन इतनी जल्दी और इस सिचुएशन में पूछा था कि लैनली इस बात का सच आंसर उसको बता देती है, रियल आंसर बता देती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली बोलती है हाँ। और जब उसे पता चलता है कि उसने क्या बोल दिया तो वो बोलती है नहीं, तो तुमने क्या किया, तुमने मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ दिया, तुम्हें पता है ना तुम अचानक मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। विंग बोलता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, अगर तुम उन्हें पसंद करती हो तो तुम उनसे बोल सकती हो। लैनली बोलती है मैं नहीं जानती कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और स्पेशली तब जब मैं एक बच्चे की माँ हूँ। विंग बोलता है इसमें क्या ही गलत है, अच्छी बात है ना कि उन्हें एक बच्चा भी एक साथ मिल जाएगा, क्योंकि वो कभी फादर नहीं बन सकते तो उनको भी तो मन करता होगा कि कोई बच्चा उन्हें भी फादर बोले, उन्हें भी पिता बोले, तो ये अच्छी बात है। लैन जिंगी को भी एक पिता मिल जाएंगे और जेवुजुन की लाइफ भी कंप्लीट हो जाएगी। और तुम अगर यकीन करो या ना करो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने भी देखा है कि वो भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हैं, वो भी चाहते हैं कि तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। लेकिन लैनली फिर भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेती, तो फाइनली विंग वांगजी से बात करता है और लैन सिचेन और लैनली दोनों की ही शादी की बात वो मीटिंग में रख देता है सभी लैन एल्डर्स के सामने।
जहाँ पे उन लोगों को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फाइनली फिर भी वो कन्विंस कर ही देते हैं। और विंग इसी के साथ बोलता है कि हम में से कोई नहीं जानता कि जो न्यूज़ जेओजुन के बारे में बोली गई थी कि वो कभी पिता नहीं बन सकते, हम में से कोई नहीं जानता कि वो सच भी थी या झूठ, क्योंकि मेरे बारे में भी झूठ बोला गया था। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर झूठ बोला गया था। हम में से कोई नहीं जानता कि वो बात भी सच है या नहीं, इसलिए कम से कम हमें एक मौका तो देना चाहिए। और उन दोनों की लाइफ अगर एक दूसरे के साथ रह के कंप्लीट होती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम रूल्स इसलिए बनाते हैं कि हम लोगों की लाइफ इजी हो सके, तो उन रूल्स को तोड़ ही देना चाहिए जिससे हम जिंदगी भर घुटन महसूस करें। विंग और वांग जी ने बहुत ही मुश्किलों से अपने लैन एल्डर्स को मनाया था, और जब जेओजुन और लैन ली से इस बारे में बात की गई, उन लोगों से पूछा गया, तो वो दो भी चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो, वो भी अपनी एक अलग लाइफ स्पेंड करें। हालांकि वो कभी भी बच्चे नहीं चाहते थे, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे, जेओजुन जानते थे कि वो कभी फादर नहीं बन सकते, और वो इस बात से भी खुश थे कि उन्हें एक बेटा पहले से ही मिल रहा है और वो कोई और नहीं है, वो उनके लेंस सेक्ट का ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और फाइनली उन लोगों की शादी भी हो गई थी। और अभी करेंटली उन लोगों की 1 महीने की एक बेबी भी थी, और आज उसके नेम सेरेमनी और इसी के साथ लैन जिंगी और लैन सुजोई को जो फोरहेड रिबन मिलना था उसका सेलिब्रेशन भी आज ही रखा गया था। लेकिन इसी के साथ साथ आज फिर से लैनली और विवुजियान उन वॉल के आगे बैठे हुए थे जहाँ पे सारे के सारे 3000 रूल्स लिखे गए थे, यानी कि वॉल ऑफ रूल्स के आगे उन्हें घुटनों पे बैठे रहने की सज़ा मिली थी। उन्होंने फिर से आज लैन जिंगी को कुछ ऐसा सिखा दिया था जिसकी वजह से लैन चिरेन का जो गुस्सा था ना वो 7वें आसमान पे था। आज सुबह सुबह कोई क्लासेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यानी कि मतलब वो सिर्फ बाकी जितने भी सर्वेंट थे, जितने भी लोग थे, वो सभी लोग उस सेलिब्रेशन के तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन लैन जिंगी लैन चिरेन के रूम में जाके बोलता है कि ग्रैंडफादर, मुझे ना आपसे एक बात बोलनी है। हालांकि लैन चिरेन समझ चुका था कि अब ये फिर से कुछ ना कुछ उटपटांग ही बोलेगा, तो बोलता है ठीक है बोलो, जल्दी बोलो और जल्दी से यहाँ से निकलो। और लैन जिंगी अपने नीज पे आ जाता है और उन्हें बो डाउन करते हुए सैल्यूट करते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर, आज ना आपको अपनी बियर्ड सेव कर लेनी चाहिए, आप कितने एगली दिखते हो। हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता और मैं ना ही मेरा ब्रदर चाहता है कि आप अपने इस एगली से फेस को लेके हमारे सेलिब्रेशन में आए। इस वक्त लैन चिरेन का जो एक हाथ उसकी बियर्ड पे था, जिसे वो बहुत अच्छे से मालिश कर रहा था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चले जाता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ विवुजियान और लैनली का नाम पुकारता है, और वो एकदम हवा की तरह उसके सामने आ जाते हैं, और वो उसे डायरेक्टली उन दोनों को पनिशमेंट दे देता है कि जाके वॉल ऑफ रूल्स के सामने शाम तक तुम खड़े नहीं हो सकते हो, तुम वहीं पे रहोगे, और खबरदार जो आज के बाद तुम मुझे लैन जिंगी के आसपास भी दिखे तो। इसके बाद वो लैन छिचेन और लैन वांगजी दोनों को ही वहाँ पे बुलाता है और बोलता है, मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज के बाद तुमने अपने पार्टनर्स पे कंट्रोल नहीं किया ना तो तुम मेरा बहुत ही भयानक रूप देखोगे। लैन जिंगी जो कि वहीं पे साइड पे खड़ा था, वो फिर से बोलता है, आप पहले से ही बहुत भयानक है ग्रैंडफादर। ये सुनते ही वहाँ पे खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह चुकी थी, स्पेशली विंग और लैनली की, क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेबी ने ये क्या बोल दिया। मतलब हाँ, वो शैतानियाँ तो सिखाते थे, लेकिन किसी को डिसरिस्पेक्ट करना वो कभी नहीं सिखाते थे। वो दोनों भी अभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, और इससे पहले जो लैन जिंगी ने बोला था ना, वो भी उन्होंने नहीं सिखाया था, पता नहीं वो कहाँ से सीख के लाया था, उन्हें भी नहीं पता था, और उन्हें अभी तक ये पता भी नहीं था कि लैन जिंगी ने अभी तक जो महागुरु लैन है उनसे क्या बोला है। महागुरु लैन यानी कि लैन चिरेन अब एक बम की तरफ फटने वाले थे, और वो डायरेक्टली लैन जिंगी से बोलते हैं, उधर जाके साइड में एकदम खड़े हो जाओ और अपने हैंड्स अप करो, और तब तक तुम यहाँ से नहीं हिलोगे जब तक तुम्हारी सेरेमनी स्टार्ट नहीं हो जाती, यानी कि तुम तब तक यहाँ पे अपनी पनिशमेंट लोगे, और तुम दोनों चुपचाप जाके वॉल ऑफ रूल्स के आगे अपने नीज पे बैठो, और तुम तो शाम तक वहाँ से नहीं उठोगे, चाहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बेटों का ही क्यों ना आज ये सेलिब्रेशन है, लेकिन फिर भी तुम्हें अटेंड करने की परमिशन नहीं है। और वो
लैन सिचेन और लैन वांगजी दोनों से ही बोलता है कि मैं सच में तुम्हें लास्ट वार्न कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ें दोबारा हुई तो देख लेना तुम दोनों भी इन लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम से पनिशमेंट पे बैठे हुए होगे। तुम दोनों इन दोनों की पार्टनर्स हो ना, तो तुम्हारे पास भी पूरा अधिकार है कि तुम दोनों इसके मतलब इनके जो पनिशमेंट में है ना, उनमें पूरी की पूरी भागीदारी रखो। लैन चिरेन का ये गुस्से भरा चेहरा देखने के बाद और वो जिस तरीके से अभी सब पे फटा था ना, उसको देखने के बाद सभी के सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं और जिसे पनिशमेंट दी गई थी वो पनिशमेंट के लिए गए, और जो बाकी लोग मतलब लैन सिचेन और लैन वांगजी जो बचे थे वो बाकी कामों पे लगे हुए थे। अब थोड़ी देर के बाद छोटा सा बेबी फिर से रूम में एंटर करता है, यानी कि लैन सुजोई लैन चिरेन के रूम में एंटर करता है, जो कि लैन चिरेन अभी बस एकटक लैन जिंगी को ही देखे जा रहा था और सोचे जा रहा था कि आखिर तुम ऐसे क्यों हो, क्यों तुम सुजोई की तरह नहीं बन सकते, क्यों तुम अपने फादर से कुछ नहीं सीख सकते, और क्यों तुमने विंग और लैनली से सब कुछ सीख लिया। आई नो तुम बहुत क्यूट हो, बहुत मतलब प्यारे बच्चे हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी शैतानियाँ तो मत किया करो कि मुझे तुम्हें इस तरीके से पनिश करना पड़े। तभी सुजोई लैन चिरेन के आगे आता है, उसके सामने नी डाउन होता है, उसे सैल्यूट करता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर मुझे आपसे कुछ बोलना है। सुजोई की ये प्यारी सी रिक्वेस्ट देखने के बाद लैन चिरेन उसको परमिशन देता है कि वो अपनी बात बोल सकता है। लैन सुजोई जो कि अभी 3.5 साल का था, वो अपनी बात कंटिन्यू करता है और बोलता है ग्रैंडफादर प्लीज़ बाबा, बड़ी माँ और ब्रदर को माफ़ कर दीजिए, मुझे ये सभी के सभी मेरे सेलिब्रेशन में चाहिए, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए ना। लैन चिरेन जैसे ही ये रिक्वेस्ट सुनता है ना, वो एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है, मतलब उससे ऐसा लग रहा था ना कि वो अगर भी सुजोई से अभी पूरी दुनिया भी मांग लेना तो वो शायद दे दे, और उसको मतलब चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े ना, वो चुकाएगा। लेकिन इस वक्त जितने सॉफ्टली सुजोई ने उससे पूछा था ना, तो उस विश को वो मना ही नहीं कर पा रहा था, वो कह ही नहीं पा रहा था कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। लैन चिरेन सुजोई के सर पे अपना हाथ फेरता है और उसको अपने पास बुलाता है और बोलता है ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इन लोगों को माफ़ कर रहा हूँ। और वो जल्दी से लैन जिंगी को भी अपने पास बुलाता है और उसको एक टाइट सा हक दे के बोलता है कि तुम बहुत प्यारे हो, बस अपनी थोड़ी शैतानियाँ कम कर दो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ऐसे पनिश करूं, लेकिन तुम मुझे ना बार बार मजबूर करते हो। इसी के साथ अब लैन जिंगी भी बोलता है अपने ग्रैंडफादर से, वो बोलता है आई एम ऑल्सो रियली वेरी सॉरी ग्रैंडफादर, बट रियली मुझे आपकी बियर्ड ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस बात पे लैन चिरेन फिर से उसे अपनी आंखें दिखाता है, बोलता है ओके ओके सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूँगा। अब लैन चिरेन उन दोनों को एक टाइट सा हक देता है, उनके फॉरहेड पे किस करता है, उनसे बोलता है तुम दोनों का आज सेलिब्रेशन है तो तुम दोनों को अभी रेडी होने के लिए चले जाना चाहिए। सुजोई फिर से अपनी प्लीडिंग आइज के साथ लैन चिरेन को देखता है, तो लैन चिरेन उससे बोलता है ठीक है मैं उन दोनों को भी माफ़ कर दूंगा। सुजोई अपने लिप्स और आइज दोनों के साथ हंसते हुए अपने ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलता है और वहाँ से बहुत ही शांति के साथ चले जाता है। और दूसरी साइड जिंगी बहुत ही ज़्यादा जोरदार तरीके से दौड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। वो फिर से बोलता है, यानी कि लैन चिरेन बोलता है ये नहीं सुधरेगा। लैन चिरेन एक सर्वेंट को विंग और लैनली के पास भेज देता है कि उनसे बोला जाए कि उनकी जो पनिशमेंट है वो माफ़ कर दी गई है। दूसरी तरफ वो दोनों अभी भी वॉल ऑफ रूल्स के आगे बैठ के भी बहुत सारी गप्पे मार रहे थे, जैसे उनको इस पनिशमेंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। और दूर से लैन सिचेन और लैन वांगजी दोनों ही उन्हें देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि आखिरकार इन्हें पनिशमेंट का मतलब कब समझ में आएगा और ये कब तक ऐसे ही पनिशमेंट लेते रहेंगे बच्चों की तरह। अब तो बच्चे भी पनिशमेंट लेने लगे हैं इनके सामने। तभी वो सर्वेंट उन दोनों के पास आता है और उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की जो पनिशमेंट है उसे माफ़ कर दिया गया है और तुम लोगों से बोला गया है कि जल्दी से जल्दी जो सेलिब्रेशन होने वाला है उसकी तैयारी करो। विंग और लैनली दोनों का ही चेहरा बहुत ज़्यादा लटक जाता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो यहाँ पे बैठ के आराम से सेलिब्रेशन होने के मतलब जब पूरी तैयारियाँ हो जाएगी तब तो कोई ना कोई उन्हें बुलाएगा ही। आखिरकार वो इस सेक्ट के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है ना वो हैं, तो वो कैसे छोड़ेंगे। लेकिन अब उन्हें इस पनिशमेंट से भी बड़ी पनिशमेंट दे दी गई थी कि उन्हें इस सेलिब्रेशन में होने वाले कामों में हेल्प करना था।
अब धीरे धीरे वक्त निकलता है, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, सारे मेहमान आने वाले थे जो आ चुके थे, जितने भी लोगों को इनवाइट किया गया था वहाँ पे आ चुके थे और जितना भी काम होना था सब कुछ हो चुका था। इसी तरह उस ओकेजन को स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले लैन सिचेन और लैनली की जो बेटी थी ना उसका नामकरण किया जाता है और उसका प्यारा सा नाम रखा जाता है। सबसे पहले तो वो लोग उसे एंजल ही बोल रहे थे क्योंकि वो उन दोनों की लाइफ में ना एक एंजल की तरह ही आई थी, एक बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आई थी, लेकिन फिर भी उसका एक नाम रखना तो ज़रूरी था। तो लैन सिचेन और लैनली ने अपने और मतलब दोनों का ही नाम मिक्स करके अपना एक नाम बनाया था, जिसमें कि उन्होंने नाम बनाया था ली चैन, यानी कि ली लैनली के नेम से लिया गया था और चैन सी चैन के नाम से लिया गया था और उस बेबी का नाम उन्होंने लैन ली चैन रखा था। दूसरी तरफ अब जो नेम सेरेमनी थी वो हो चुकी थी और अब जो उनके बेबीज़ थे ना जो 3 इयर्स कंप्लीट कर चुके थे, भले ही ये सेलिब्रेशन 6 मंथ पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स की वजह से और फिर लैनली भी प्रेग्नेंट थी जिसकी वजह से इस सेलिब्रेशन को उन्होंने डिले किया था। तो आज वो फाइनली सारे के सारे जो ओकेजन्स थे उन्हें एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे और अब उन लोगों को भी फॉरहेड रिबन पहनाना था। इसी के साथ 2 सुंदर थालियों में 2 प्यारे प्यारे से फॉरहेड रिबन, जिसमें कि बीच में चांदी के ताबीज़ थे और किनारे पे वाइट रिबन्स लगे हुए थे। और फाइनली उन दोनों की जो फादर्स थे ना, यानी कि लैन जिंगी को लैन सिचेन ने रिबन पहनाया था और लैन सुजोई को लैन वांगजी ने फॉरहेड रिबन पहनाया था। अब ये सेरेमनी तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वांगजी अब 3 क्लैप करता है और उनके जैसे ही 3 क्लैप कंप्लीट होते हैं ना, वैसे ही 2 सर्वेंट अपने हाथों में एक एक थाली लेके आते हैं जो कि कपड़े से ढका गया था, वाइट कपड़े से उसको ढका गया था और वो धीरे धीरे वांगजी और सिचेन दोनों की तरफ को बढ़ रहे थे। उसमें से पहले सिचेन एक सर्वेंट के हाथ में से उस जो थाली थी उसमें से उसके ऊपर जो कपड़ा रखा गया था उसको हटाता है और लैनली को अपने पास बुलाते हुए उसमें जो रिबन रखा हुआ था ना, फॉरहेड रिबन, वो लैनली को पहनाता है। वो नॉर्मली वैसा ही था जैसे कि बच्चों के लिए था। अब उसके बाद वांगजी भी विंग को अपने पास बुलाता है और अब वो भी उस थाली के ऊपर में से उस वाइट कपड़े को हटाता है। तो जैसे ही विंग की नज़र उस थाली पे पड़ती है तो उसकी आंखें ना एकदम शाइन करने लगी थी। उसने जो उस थाली में देखा था ना वो उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा था, क्योंकि विंग देखता है कि उसमें एक रिबन था जो कि बीच में तो चांदी का ही बना हुआ था, लेकिन उसके किनारे पे ना रेड रिबन लगा था, यानी कि एकदम विंग के स्टाइल में वो रिबन था। और अब वांगजी उसे उठाता है और विंग के फॉरहेड पे उसको बांधते हुए बोलता है, फाइनली तुम लैन विंग बन ही गए, मैं आज बहुत खुश हूँ विंग। विंग भी ये सब कुछ देखते हुए अब ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस विंग ने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की थी ना एकदम स्टूडेंट की तरह, वो आज कभी इस सेक्ट के मेंबर्स में भी ऐड हो पाएगा और स्पेशली वो कभी भी महाराज की पत्नी का अधिकार पा पाएगा या एक पार्टनर का अधिकार पा पाएगा। विंग और वांगजी दोनों ने ही अपनी लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे थे ना, कभी कभी तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वो अब किसी मतलब एक दूसरे की लाइफ में दोबारा से एंटर कर पाएंगे या दोबारा से जा पाएंगे। इस मोमेंट को देखते हुए उन दोनों की आंखें ना नम होने लगी थी और साथ ही साथ वहाँ पे बैठे हुए और भी जितने भी लोग थे ना उन लोगों की आंखें भी नम होने लगी थी और साथ ही साथ सिचेन और लैनली भी एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे, जैसे कि वो एक दूसरे से बोलना चाह रहे हो कि हम दोनों ने भी तो बहुत ज़्यादा वेट किया है ना। जैन चेंग और यांगली अपने बेबीज़ को लेके वहाँ पर आए हुए थे। अब लैन जिंगी जो था ना वो फटाफट से दौड़ के जाता है जैन चेंग के पास और उसके गोद में जो बेबी थी ना, यानी कि जैन वैन जो थी, वो उसको जाके उसके गाल पे एक स्वीट सा किस करते हुए बोलता है कि मुझे ना इन फ्यूचर इससे शादी करनी है। ये ऐसा सुनते ही वहाँ पे हर कोई हंसने लगता है, क्योंकि विंग ने टोटली उसे फ्लर्टी भी बना दिया था। और वो चिल्लाते हुए सुजोई से बोलता है, सुजोई तुम ना
जिन लिंग से शादी करना वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हर कोई अब और भी ज़्यादा ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगता है वहाँ पे। इसी के साथ जो जैनवैन थी ना वो रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो हमारे लैन जिंगी का प्रपोजल है ना उसको रिजेक्ट कर चुकी हो। इसी के साथ बाकी सब लोग जो वहाँ पे थे वो और भी हंसने लगते हैं और उनका ये दिन हंसी खुशी ऐसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी अपने ब्रदर यानी कि सिचेन के साथ एक रूम में बैठा हुआ था और वो सिचेन से बोलता है, ब्रदर मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली है इस सेक्ट की। मैं चाहता हूँ कि अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा से अपने पास ले लें। सिचेन बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम वांग जी, मुझे नहीं लेनी। मैं नहीं चाहता कि मुझ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो जाए, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले छोड़ के अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर वर्ल्ड टूर पे चले जाऊँ। वांग जी सिचेन की तरफ देखता है और बोलता है, ब्रदर ये आप क्या बोल रहे हो, मतलब मेरे हवाले छोड़ के क्यों? सिचेन बोलता है, ऑफ कोर्स वैसे भी शादी के बाद मैं और लैनली कहीं घूमने नहीं गए, हमने हनीमून भी नहीं मनाया, तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए ना कि उतने में यहाँ पे छोड़ के तुम्हारे हवाले करके तुम्हारी परवरिश में उन्हें छोड़ के मैं अपनी बीबी को लेके वर्ल्ड टूर पे चले जाऊँ ताकि हम एक छोटा सा हनीमून भी मना लें। वांग जी अपने भाई को देखते हुए बोलता है, वाह, मतलब इसे आप छोटा सा बोलेंगे ब्रदर, आप पूरे वर्ल्ड टूर की बात कर रहे हैं और आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पे सिर्फ आपके अलावा बाकी हर कोई हनीमून पे जाता है। जैसे मैं और विंग तो हर रोज़ हनीमून पे जाते हैं। हाँ मुझे याद है वो जब हम लोग गए थे ना यून लोहे की तलाश में, तो हमने अपना हनीमून वहीं से स्टार्ट किया था। उसके बाद किसान में जब गए थे तब भी हम हनीमून पे थे। सैन्यू केव में फंसे तो भी हम हनीमून पे ही थे। वैन रूहान की जब पहली बार हम लोगों ने खोज की थी तो तब भी हम हनीमून पे ही थे। हम सभी लोग अपने अपने सेक्ट को जब रीबिल्ड कर रहे थे तब भी हम लोग हनीमून में ही थे। और शादी के बाद का तो आपको पता ही है हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, कितना हम लोग हर रोज़ मतलब अपनी नाइट फर्स्ट नाइट की तरह स्पेंड करते थे। और हनीमून पीरियड तो हमने इतना एंजॉय किया है ना ब्रदर। वो आगे कुछ बोलता है इससे पहले ही सिचेन बोलता है, बस 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 मुझे समझ में आ गया कि तुमने भी हनीमून सेलिब्रेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक काबिल बहुत ही ज़्यादा सक्षम लड़का है जो तुम्हें कल के दिन ये अवसर देगा। लेकिन तुम्हें तो पता है ना लैन जिंगी कैसा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि टाइम पे मैं हनीमून पे जाऊँ और उसके बाद तुम चले आना जब सुजोए बड़ा हो जाएगा और वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो जाएगा। वांग जी बोलता है, ठीक है ब्रदर, आप जैसा बोले मैं वैसा ही करूँगा। सिचेन हंसने लगता है और बोलता है, मैं मजाक कर रहा हूँ वांग जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। हाँ लेकिन मैं इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दोबारा नहीं ले सकता खुद पे, क्योंकि मैं जानता हूँ जितनी शांति और सादगी के साथ तुमने इस सेक्ट को संभाला है, इन पूरे कल्टीवेशन वर्ड को संभाला है ना, शायद वो काबिलियत मुझ में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ टाइम ऐसे ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ और जहाँ पे तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम जब चाहो मेरी जो हेल्प चाहो मुझसे कह सकते हो। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम थक चुके हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए बिग ब्रदर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वांग जी बोलता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं थक चुका हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि जो जिसका अधिकार है वो उसको मिले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करूँ तो मैं बिल्कुल करूँगा। तभी लैनली और विंग रूम में एंटर करते हैं और लैनली जल्दी से सिचेन को अपने पास बुलाती है और बोलती है, मुझे कुछ काम है, जल्दी से हमारे रूम में चलो। लैनली और सिचेन जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब विंग आके वांग जी के लैप पे बैठ जाता है। विंग वांग जी से बोलता है, लांजन, ये जो फॉरहेड रिबन है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? वांग जी बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे हाथ बांध सकता हूँ। विंग समझ जाता है कि वांग जी उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो दोबारा से उसके फॉरहेड यानी कि वांग जी के फॉरहेड पे एक छोटा सा स्लैप करते हुए बोलता है, यू डर्टी माइंडेड पर्सन, एटलीस्ट सुबह सुबह तो ये बात मत बोला करो। वांग जी बोलता है, तुम खुद आके मेरे लैब पे बैठे हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल बिहेव करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वांग जी विंग को इसी तरीके से झटके से एकदम फ्लोर पे प्रेस कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके जो लिप्स थे ना उन्हें अपने लिप्स के साथ लॉक कर देता है। और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ हमारा ये
FF भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस हमारा ये FF यानी कि पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन इन फेट आज कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता है मैंने बोला था कि इस FF के कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट FF अपलोड नहीं करूँगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मेरे जो माइंड और हार्ट के बीच में है ना बहुत बड़ा बैटल चल रहा है और ये दोनों ही जो कल्टीवेटर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता कि इसमें लास्ट कौन जीतेगा। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कह सकती हूँ, अगर कल आपको वीडियो देखने को मिला तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और अगर नहीं मिला तो समझ जाइएगा कि ये जर्नी यहीं पे ही ख़त्म हो गई है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिखाया और मैं नहीं जानती आगे क्या होगा। तो चलिए इस FF के लास्ट पार्ट को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और नीचे से एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो चलिए थैंक यू एंड बाय बाय।